गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। स्वागत आपका, अभिनंदन है साइंस की क्लास के साथ ही साथ एनबीएफ पब्लिक स्कूल में भी चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 3 हमारा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसको कि आनुवंशिकी भी कहा जाता है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। आज हम आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली की यहाँ बात करने वाले हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पे अपन देखेंगे जिनका कि काफी बड़ा योगदान माना जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहली जो टर्म आती है वो है जीन। देखिए, जीन का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है जेनेटिक्स में। देखिए, जीन से जो शब्द है वो बना है जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट रोल जीन का जेनेटिक्स में माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं जीन है क्या। तो जीन के लिए कहा जाता है जीन डीएनए खंड है। जीन डीएनए खंड है, अर्थात जीन डीएनए के बने होते हैं। अगली बात, कहां पाए जाते हैं, उपस्थित कहां होंगे, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। देखिए, पॉइंट्स बनाकर अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी और लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगली जो बात आती है जीन के लिए, जीन कभी भी एकल रूप में नहीं पाए जाते, इवन जीन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। युग्म अपन कह सकते हैं जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जीन युग्म या जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और एक और बात जो कही जाती है जीन के लिए, जीन आनुवंशिक गुणों के वाहक माने जाते हैं, या हम कह सकते हैं आनुवंशिक गुणों के निर्धारक। आनुवंशिक गुणों के निर्धारक भी कहे जाते हैं। यानी प्रत्येक जो सजीव है, प्रत्येक सजीव, चाहे वो पादप पे ध्यान दीजिएगा, पादप में भी जीन पाए जाते हैं, यानी पादप में भी डीएनए पाया जाएगा। तो हम बात करें चाहे वो आपका पादप है या जंतु है, दोनों प्रकार के सजीवों में जीन आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारक माने जाते हैं। हम बात करें जंतुओं की, आंख का रंग, आई का जो कलर है, उस कलर के लिए भी पर्टिकुलर जीन उत्तरदायी होगा। हम बात करें बालों की शेप, जो बालों की शेप है, फ्लैट शेप है या कर्ली हेयर्स हैं, तो जिस भी तरह के हेयर्स हैं उसके लिए भी एक जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। हम बात करें कोई प्लांट टोल है या ड्वार्फ है, तो उस टोलनेस का डिफरेंट जीन होगा, तो ड्वार्फनेस का डिफरेंट जीन होगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, टोलनेस है, ड्वार्फनेस है, प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस के लिए भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन्स उन फंक्शंस को, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहाँ पे हैं? हमने कहा गुणसूत्रों पर हैं। किसके बने हैं? डीएनए के बने होते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? युग्म या जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। हमने कहा काम क्या करेंगे? आनुवंशिक गुणों के निर्धारक माने जाते हैं। वो चाहे पादप हो या जंतु हो, दोनों में इनको आनुवंशिक गुणों के निर्धारक कहा जाता है। शब्द किसने दिया? तो देखिए, जीन जो शब्द है वो दिया वैज्ञानिक जिनका नाम था जोहानसन। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिएगा, जोहानसन ने जीन शब्द दिया। जीन से पहले, जब जोहानसन ने नाम दिया, उससे पहले ही जीन की जैसी संरचना आ चुकी थी, क्योंकि मेंडल ने तो उसके पहले अपने जो एक्सपेरिमेंट कर दिए थे। मेंडल जिनके एक्सपेरिमेंट्स माने जाते हैं 1865 टू 66, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए हैं 1865 टू 66 में, जबकि जीन शब्द की जो बात आती है वो 1900 के बाद आती है। इसका मतलब जोहानसन ने जीन नाम बाद में दिया, लेकिन जीन जैसी स्ट्रक्चर बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट्स को जब नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के सामने पब्लिश किया था, पेश किया था, तो इनके जो लॉज थे, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, इनमें मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा काम में लिया गया था। मैथमेटिक्स थोड़ी सी टिपिकल होने की वजह से लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट्स को, इवन साइंटिस्ट की जो कमेटी थी, उन्होंने भी इनके एक्सपेरिमेंट्स को सिरे से नकार दिया। और ऐसी स्थिति अगले 35 सालों तक बनी रही। 1900 में मेंडल के नियमों को दोबारा फिर से जाना गया। कैसे जाना गया? 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अलग रहते हुए सेम निष्कर्ष प्राप्त कर ये पुनः प्रतिपादित किया कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे को लेकर, वो सभी एक्सपेरिमेंट सही थे। उनके परिणाम वही आए हैं जो कि मेंडल ने प्राप्त किए थे। ये हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम मेंडल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे।
तो ऐसी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं हमें जो कि बताते हैं कि वैज्ञानिक जब काम कर रहे होते हैं तो उनके कामों को पहचाना नहीं जाता है, लेकिन जब समय निकल जाता है तो जब उनके नियमों को दोबारा से देखा जाता है तो ये वाकई में पता लग पाता है कि जो नियम बने थे वो यथार्थ हैं, सत्य हैं और सही साबित होने वाले हैं। जीन को नाम दिया जोहानसन ने, जीन नाम दिया जोहानसन ने। जीन को बहुत पहले भी जाना गया था, यानी मेंडल के टाइम पे जीन जैसी संरचना थी, लेकिन मेंडल ने नाम दिया कारक, यानी कारक जो नाम है मेंडल के द्वारा दिया गया जीन के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये जानकारी हमने ली है जीन की। अगली बात आती है, अगली जो यहाँ शब्दावली आती है वो है जीनोम। देखिएगा नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है जीनोम। सजीव चाहे पादप है जंतु है, दोनों प्रकार के सजीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पादपों में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं निश्चित संख्या में, तो जंतुओं में निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या आप लोग सभी जानते हैं कितनी है, 46 है, जिसको कि 23 पेयर कहा जाता है। इसी तरह से मटर का जो पादप है, सुनेगा मटर दो तरह से है, मटर का पादप भी दो तरह के, जंगली मटर जो जंगल में पाया जाता है, खाने के काम में नहीं आता है, औषधीय महत्व होता है जंगली मटर का। जंगली मटर, इसका बोटानिकल नेम आता है लैथाइरस ओडोरेटस, आप तो इतना याद रखिए, जंगली मटर है। दूसरा है उद्यान मटर। उद्यान मटर गार्डन ट्री जिसको कहा जाता है, पाइसम सटाइवम जिसका बोटानिकल साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है। तो उद्यान मटर को काम में लिया जाता है खाने के। उद्यान मटर में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या की 14 होती है, यानी उद्यान मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 क्रोमोसोम है, यानी प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं जीनोम की। तो जितनी संख्या गुणसूत्रों की वास्तव में पाई जाती है किसी सजीव में, उसकी आधी संख्या को कहा जाता है जीनोम, यानी गुणसूत्रों की आधी संख्या, जो वास्तविक संख्या है उसकी आधी संख्या को जीनोम कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें, हमने कहा मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो जीनोम में कितनी होगी, 23 विल बी द जीनोम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। 23 जो है ह्यूमन बीइंग का, मानव का जीनोम होगा। इसी तरह बात करें मटर के पौधे की, उद्यान मटर के पौधे की बात करें, उद्यान मटर के पौधे का जीनोम होगा, यानी मटर का जीनोम, उद्यान मटर की बात करें, मटर का जीनोम आपके सामने आ रहा है 7 होगा। हम ये कह सकते हैं किसी सजीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की आधी संख्या को उसका जीनोम कहा जाता है। ऐसा कब होगा, जब एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहां जीनोम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और गुणसूत्रों की आधी संख्या जीनोम का निर्धारण करती है। अगली महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर का एक तरह से थीम है, इस चैप्टर का बेस है, इस चैप्टर की रीढ़ है, इस चैप्टर की बैकबोन है, तो शब्द का नाम है संकरण। इस पूरे चैप्टर की बैकबोन मानी जाती है, पूरे चैप्टर की रीढ़ मानी जाती है, पूरे चैप्टर का कंकाल माना जाता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहा जाता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 प्लांट हैं, एक प्लांट शॉर्ट है, दूसरा वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ है। एक प्लांट शॉर्ट है, इसको हम ड्वार्फ कह सकते हैं, दूसरा वाला प्लांट जो है वो आपका टोल है। हम चाहते हैं कि जो टोल प्लांट है उसके जो सीड बने, उन सीड से भी टोल जैसा प्लांट ही बाद में बने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोल प्लांट है आप के सामने, ड्वार्फ प्लांट भी आपसे दूर नहीं है, ये भी आपके सामने। ये ड्वार्फ जिसको हिंदी में कहते हैं बोना, और ये है टोल जिसको कहेंगे लंबा। तो हम चाहते हैं कि प्लांट टोल के जैसा बने। क्यों, वजह क्या है, कोई तो वजह होगी, बिल्कुल वजह है, जो टोल प्लांट है उसकी लीव्स जो है एडिबल हैं, लीव्स खाने योग्य हैं। तो सिंपल सी बात है, फार्मर किसान अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है, किसान प्रॉफिट चाहता है, उत्पादन जो कर रहा है उस उत्पादन में लागत के साथ साथ उसे लाभ भी तो हो, तभी तो खेती का फायदा है। भाई किसान ने जो लागत लगाई है, लाभ ही नहीं मिले, मुनाफा ही नहीं हो तो लाभ कहाँ से मिलेगा। जितनी लागत है उतनी अगर उसने कमाई है तो मुनाफा कहाँ होगा, लाभ कहाँ होगा, तो बराबर हो हिसाब किताब, ना लॉस ना प्रॉफिट। किसान ऐसा नहीं चाहते हैं।
भाई जो इतना टाइम दे रहा है, साथ में जो पैसा लगा रहा है, अपना शारीरिक श्रम वहाँ पे कर रहा है, तो उसको लाभ तो मिलना बनता है ना। तो लाभ कब मिलेगा? जब उत्पादकता बढ़ेगी, यील्ड जब बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी, उत्पादन जब बढ़ेगा, तो डेफिनेटली लाभ बढ़ेगा, और लाभ जब बढ़ेगा तो मुनाफा होगा ही होगा। तो ऐसा क्या हो कि यहाँ मुनाफा बढ़े? तो हम बात करें टोल प्लांट की पत्तियां खाने की योग्य हैं। ज्यादा पत्तियां होंगी जो प्लांट टोल होगा, छोटा ड्वार्फ जो पादप है, पादप है प्लांट है वो भी, उसमें पत्तियां हैं। ऐसा थोड़ी कि जो ड्वार्फ कोना हो गया कि उसमें केवल जड़ी जड़ है, पत्तियां तो हैं लेकिन कम है संख्या, उत्पादन कम होगा। हम चाहते हैं उत्पादन बढ़े, तो ये छोटा भी बड़े जैसा बने। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या करेंगे, जो लंबा वाला टोल वाला जो प्लांट है उसके पराग कणों को छोटे प्लांट पर डाल दिया जाएगा। परागकण जब डाले जाएंगे तो परागण की क्रिया होगी, परागण के बाद में निषेचन होगा, निषेचन के बाद में बीज बनेंगे, और बीजों से जब नया वाला पौधा बनेगा, बोने से जो बीज बना उस बीज से लंबा वाला पौधा बनेगा। क्योंकि बोने में हमने कौन से प्लांट के जीन ट्रांसफर कर दिए हैं? टोल वाले प्लांट के जीन ट्रांसफर कर दिए हैं। इसलिए बोने के बीज, ध्यान दीजिएगा, बोना तो बोना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ परागकण इसके ऊपर डाल दे तो बोना बोना नहीं रहेगा, टोल हो गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? वो तो बन के चुका ना, वो तो बन चुका है। लेकिन इसके जो सीड बनेंगे, उन सीड से आगे बनने वाले पौधे टोल के जैसे होंगे। तो संकरण कुछ इसी से मिलती जुलती परिभाषा के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो आनुवांशिक रूप से भिन्न सजीवों के मध्य, या यूं कहें आनुवांशिक रूप से भिन्न दो सजीवों के मध्य लैंगिक जनन कराने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। आनुवांशिक रूप से भिन्न दो सजीवों के मध्य लैंगिक जनन कराने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। भिन्न है, आप देख पा रहे, टोल है, ये वाला टोल है, ये आपका ड्वार्फ है, तो आनुवांशिक रूप से भिन्न हो गए हैं। तो इनके बीच जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया करवाई जाती है उसको संकरण कहा जाता है। संकरण के पश्चात उत्पन्न होने वाले पादपों को या बीजों को संकर बीज या संकर पादप कहा जाता है। संकर बीज या संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले पादपों को संकर पादप तथा बीजों को संकर बीज कहा जाता है। आजकल आप देखते हैं मार्केट में संकर बीज ही आते हैं, संकर बाजरा, संकर चावल, यानी हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड वीट, हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मक्का, ये बीज आजकल मार्केट में आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं जो संकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पर जो आपका है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, एक संकरण, एक लक्षण को काम में लिया जाएगा। एक लक्षण यहाँ पे काम में लेंगे और लक्षण वाकई में जोड़ी के रूप में होंगे। जैसे हम एक टोल शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस करवाएं तो उसको कहेंगे एक संकर संकरण। तो क्या बोलेंगे? जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। इस जैसे एग्जांपल आप डाल सकते हैं, शुद्ध लंबा पौधा क्रॉस करवाएंगे शुद्ध बौने पौधे के साथ। शुद्ध लंबा पौधा हमने क्रॉस करवा दिया है शुद्ध बौने पौधे के साथ। एग्जांपल आप डाल लें, शुद्ध लंबा पौधा क्रॉस करके शुद्ध बौना पौधा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करने जा रहे हैं। कल हम जो बाकी बची हुई शब्दावली है उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। आप तैयार होके आएँ क्लास में, यानी स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उसको आप पढ़ के बैठें जब भी आप वीडियो देखें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।